बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो वर्ड है फ्लक्स, इसका मतलब होता है बेटे फ़्लो। फ़्लो मीन्स जैसे पानी बहता हुआ कहीं से जा रहा हो, पाइप में से निकल रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, लिक्विड फ़्लो या फ्लूइड फ़्लो। इसी तरह से जब चार्ज के गिर्द फील्ड पैदा होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस के साथ, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी चार्ज से निकल के उसके सामने पड़े हुए एरिया में से गुज़रती हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस ज़्यादा गुजरेंगी उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा, फ़्लो ज़्यादा होगा। जितनी फील्ड लाइंस कम गुजरेंगी उतना फ्लक्स भी कम होगा। तो इसकी डेफिनेशन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सर्टेन एरिया, कि टोटल फील्ड लाइंस जो गुज़रती हैं किसी ख़ास किस्म के एरिया में से, लेकिन कंडीशन ये है कि वो क्या होना चाहिए, नॉर्मली। मतलब फील्ड लाइंस के सामने वो नॉर्मली मींस 90 एंगल पर पड़ा हो। जैसे ये आप पेज देख रहे हैं, ये पेज से ये पेन, इस तरह से ये फील्ड लाइंस को समझ लें, ये पेन फील्ड लाइंस है, तो वो इसमें से गुज़रेगा तो वो फ्लक्स होगा। और मैथमेटिकली इसे डिफ़ाइन करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ये जो वर्ड यहाँ पर एरिया वेक्टर है, ये किसी भी सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर होता है। और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस जितनी मैग्नीट्यूड रखता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन उससे क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर मैं इस पेज को एरिया कहूँ तो ये पेन देखें, इससे 90 एंगल पर है, तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा। हमेशा एरिया वेक्टर एरिया से नॉर्मल होगा और उसकी मैग्नीट्यूड उस एरिया जितनी होगी। ये मैथमेटिकली, और इसे डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से, ये साइन लिखा है, इसे कहते हैं फाई। और अब मैथमेटिकली देखें इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई डॉट ए। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसे रिप्रेजेंट करती है, और ये है एरिया वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट है, तो जब आप इसे ओपन करें तो क्या बन जाता है, ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तो ये फिर कौन से 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नंबर 2 एरिया और एरिया वेक्टर, और नंबर 3 कौन सी चीज़ है, ओरिएंटेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। उसके बाद इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसके यूनिट क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसे ज़रा हम स्कीमेटिक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ देखें, ये जो ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये जो ए लिखा है ये कौन सी चीज़ है, एरिया है। और ये एरिया इस तरह से इस सामने उसके परपेंडिकुलर, जैसे मेरा हैंड है और ये पेन देख रहे हैं, मेरा हैंड इस पेन से परपेंडिकुलर है और ये इसमें से गुज़र रही हैं। अब देखें ये फील्ड लाइंस एरिया में से कितनी तादाद में गुज़र रही हैं, वो 4 लाइंस गुज़र रही हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन और बना दूँ तो ये टोटल कितनी लाइंस गुज़र रही हैं, इसमें से 4, तो फ्लक्स कितना हो गया, 4। इसी तरह यहाँ पर बी एरिया उतना ही है जितना ए था, लेकिन इसमें से तादाद फील्ड लाइंस की कितनी है, वो 2 है। तो इसका मतलब है इसमें से कितनी गुज़र रही हैं, 2। तो इसलिए इसका फ्लक्स क्या होगा बेटे, 2 होगा। तो एरिया सेम रहे, फील्ड लाइंस कम ज़्यादा हो तो फ्लक्स भी कम ज़्यादा होता है। अगर फील्ड लाइंस सेम रहे, एरिया कम ज़्यादा हो, तब भी फ्लक्स चेंज होता है। और अगर एंगल चेंज हो तब भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अब देखना ये है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए कंडीशन क्या है, सरफेस एरिया जिसमें से फील्ड लाइंस गुजरनी है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। और दूसरी कंडीशन कि एरिया वेक्टर उसी सरफेस एरिया का पैरेलल होना चाहिए, ये पैरेलल का साइन है, एक ही सिमत में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो फिर जब एरिया वेक्टर, ये जो थीटा एंगल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान है। अब यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर का है ये कौन सी चीज़ है, एरिया, और ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और इस एरिया का एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर होगा,
जिसे मैंने यहाँ पर ये ए लिखा ऊपर एरो लगाया, और ये फीड लाइंस इसे नॉर्मली काटती हुई कता करती हुई गुजर रही हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फीड लाइंस इस एरिया के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन एरिया वेक्टर के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इलेक्ट्रिक फीड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना हो गया, 0। अब मैथमेटिकली इसमें पुट करें तो फाई इज़ इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 0। तो कॉस ऑफ 0 1 होता है, बन गया ई ए, और ये फ्लक्स क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव फ्लक्स होता है वो हमेशा मैक्सिमम फ्लक्स कहलाता है, और उसके लिए ये दो कंडीशन जहन में रखनी है। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाए, मिनिमम फ्लक्स कब होगा। मिनिमम फ्लक्स के लिए सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फीड लाइंस के पैरेलल हो, लेकिन एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये इस डायग्राम में आप देखें, अब पहले जो यहाँ पर एरिया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हुआ, पैरेलल, और इसका एरिया वेक्टर इस एरिया के परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90 है, इसलिए थीटा इज़ इक्वल टू 90 हो गया। तो जो कंडीशन मैक्सिमम फ्लक्स की थी मिनिमम की उलट हो जाती है। यहाँ पर सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर थी, यहाँ पैरेलल हैं। यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल थी, यहाँ परपेंडिकुलर हैं, इसलिए एंगल हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान होता है, वो कितना हो गया, 90। यहाँ कॉस ऑफ 90 पुट करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन में, कॉस ऑफ 90 0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन कि अगर एरिया ना पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, मतलब उसके दरमियान परपेंडिकुलर ये है, पैरेलल ये है, तो इसका मतलब है उसका एंगल अब 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। थीटा इज़ लेस देन 0 मीन 0 इज़ ग्रेटर देन थीटा, एंड थीटा इज़ लेस देन 90, और इस एंगल को क्या कहते हैं, ओब्लीक एंगल। ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा है। ऐसे समझ ले दीवार के साथ एक सीढ़ी खड़ी कर दे, तो दीवार के और ज़मीन के साथ जो एंगल बनेगा वो ओब्लीक एंगल हो। और डायग्राम में आप देख लें, यहाँ एरिया जो है ऐसे है जैसे ये सीढ़ी हो, और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल देखें तो ना तो वो 0 है ना ही 90 है। 90 होता तो ऐसे होता, 0 होता तो ऐसे, तो इसका मतलब है ये एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो फिर हम इस एरिया का क्या लेंगे, प्रोजेक्शन। इस एरिया से प्रोजेक्शन लेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे इसकी सिम्त, और वो कंपोनेंट किस तरह से लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे, और ये बन जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा। और इसे अगर हम यहाँ पर बनाएं तो इस एरिया की प्रोजेक्शन यहाँ बनेगी, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, और ये क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हुई आपको नज़र आ रही हैं। तो कंडीशन क्या है, सरफेस एरिया इज़ एट एन एंगल थीटा विच इज़ ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 90 विद द फील्ड लाइंस। देन तब आपने क्या करना है, टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, के फील्ड लाइंस से परपेंडिकुलर आपने उस एरिया वेक्टर का क्या लेना है, प्रोजेक्शन। यहाँ एरिया के साथ क्या लिख लेंगे हम, एरिया वेक्टर। तो प्रोजेक्शन लेनी है आपने उस एरिया वेक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 0 से बड़े और 90 से कम एंगल पर होगा, और उस प्रोजेक्शन का नाम हमेशा ए कॉस थीटा होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ आती है, कॉस ऑफ थीटा। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग ई, मतलब ए वेक्टर की प्रोजेक्शन किसकी सिमत में, ई सिमत में, और वो बन क्या जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। अब ये थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का हो सकता है। और एक और कंडीशन जो सबसे ज़्यादा अहम है वो जहन में रखनी है आपने, कि जो एरिया हमने फ्लक्स के लिए लेना है वो क्या होना चाहिए, फ्लैट। जैसे यहाँ हमने बनाए हैं, जैसे पेज होता है ये फ्लैट है, कर्व नहीं होना चाहिए, सर्कल नहीं होना चाहिए। कर्व सरफेस के लिए भी हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्लैट पार्ट्स में। और यहाँ एरिया वेक्टर की डेफिनेशन लिखी है, और वो है वेक्टर एरिया इज़ अ वेक्टर whose magnitude is equal to the area of element but directed normal to this area, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एरिया वेक्टर की डेफिनेशन है।
तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसी को हमने आगे प्रोलॉन्ग करना है।